अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमने इंडिया से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक सफ़र बाय रोड कैसे किया जाए उसके ऊपर आज से कुछ रोज़ पहले एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था। बहुत सारे भाइयों की तरफ से फिर ये सवाल आया कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट हमको वीज़ा नहीं देती है तो फिर उस सूरत में हमने क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम आपके लिए कुछ और नई मालूमात लेकर आए हैं और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह किसी एक बंदे ने भी हमारे बताए हुए तरीक़े पे अगर सफ़र कर लिया तो हम ये समझेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे इस सबक को कबूल फ़रमा लिया। इसलिए कि हज की तरतीब और हज के तरीक़े का भी हमारा जो वीडियो है, अक्सर जगहों पर मैं जब सफ़र करता हूँ तो कोई ना कोई ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनसे मैं ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ और वो मुझसे ये कहते हैं, अरे मौलाना साहब, आपका वो जो हज के तरीक़े का वीडियो है ना, वो मैंने 10 मरतबा सुना। अच्छा, 10 मरतबा? हाँ, बोले मैं ख़ुद हज के सफ़र पर था तो मैं कम से कम उसको रोज़ाना 1 मरतबा सुन लिया करता था। कम से कम जो अरकान हमको दरपेश आने वाले हैं उस वक्त में सुन लेता था। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले, तो उसी वजह से मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रोज़ाना हज़ारों लोग उसको सुनते हैं और तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग उसको सुन चुके हैं। यानी 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब लोग जो है हमारे उस हज के तरतीब वाले बयान से जो है इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के हज को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को हमारे लिए आखिरत का समरा और आखिरत का ज़रिया बनाए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम फिर अपनी बात को वहीं से शुरू करेंगे कि हज के सफ़र के लिए आपके पास में हज का वीज़ा ये होना ज़रूरी है। इसलिए कि मक्कतुल मुकर्रमा सऊदी अरब तक भी अगर आप पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद अगर आपके पास में हज का वीज़ा नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करें कि आपके पास में हज का वीज़ा हो। और हज का जो वीज़ा है इंडिया के अंदर अगर आपको कोई टूर ऑपरेटर अगर प्रोवाइड करता है, इसलिए कि सऊदी गवर्नमेंट हज के जो वीज़े है वो प्राइवेट, मैंने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन उसकी हासिल की है वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर वो पर्सनली किसी को हज का वीज़ा नहीं देती है, बल्कि जो ऑफिशियल उनके टूर ऑपरेटर्स है हज का वीज़ा उन्हीं को मिलता है और जो हज कमेटी है हज का वीज़ा उन्हीं को मिलता है। उनके ज़रिए से अगर आपको हज का वीज़ा मिल सकता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो बेटर है। बहरहाल आप किसी भी तरीक़े से हज का वीज़ा हासिल कीजिए। अब आपने हज का वीज़ा हासिल कर लिए तो फिर जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था, कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान एम्बेसी आपको ट्रांज़िट वीज़ा दे। और ट्रांज़िट वीज़ा जो होता है वो होता है 72 घंटों का। अगर आपको पाकिस्तान एम्बेसी ट्रांज़िट वीज़ा दे देती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो आपके लिए एकदम सादा सिंपल यानी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए हज का सफ़र करना। इसलिए कि अब जो मेरी नई इन्फॉर्मेशन है, जो नई मैंने मालूमात हासिल किया हूँ, उसके तहत में लाहौर से डायरेक्ट तेहरान के लिए बसें चलती है जो ज़ियारत के लिए जाती है। और वो भी एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से रोज़ाना बसें जो है वो तेहरान जाती है, ज़ियारत की जो बसें होती है। और फिर तेहरान से भी जो है आगे चलकर वो बसें जो है बगदाद तक जाती है। ये तक हमारी नई मालूमात के अंदर हमको यानी पता चला है। तो इसके लिए ये सफ़र आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है या कॉन्सुलेट वो आपको ट्रांज़िट वीज़ा कम से कम दे दे। ट्रांज़िट वीज़ा के लिए कुछ शराइत है। उन शराइत में से सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो आपका एंट्री पॉइंट होगा आपका एग्ज़िट पॉइंट भी वही होगा। तो अगर आप उनको तहरीरी तौर पर कवर लेटर लिख कर देते हैं और उनके अंदर उनसे ये कहते हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट ये है लेकिन हम हज के लिए जाना चाहते हैं तो हमारा जो एग्ज़िट पॉइंट है वो हमको दूसरा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इस तरीक़े से अगर आप वीज़ा लेते हैं ट्रांज़िट वीज़ा
तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर इस तरीक़े से आपको वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तान का ट्रांज़िट वीज़ा, तो फिर आपके लिए यानी बहुत ही आसान हो गया ये सफ़र आपके लिए। और फिर सफ़र की शुरुआत अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, यानी जो गवर्नमेंट की बस है या गवर्नमेंट की ट्रेन है, उसके लिए वही तरीक़ा है। जो डायरेक्ट बस दिल्ली से चलती है, उस बस के ज़रिए से आप सफ़र कर सकते हैं, या फिर जो ट्रेन चलती है उसके ज़रिए से। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के फ़ौरन बाद सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर कराना पड़ेगा उतरते ही। ये उस वीज़ा की पहली कंडीशन है। और उसके बाद में, क्योंकि इंडिया से सबसे करीब में जो शहर है वो है लाहौर, तो लाहौर से डायरेक्ट तेहरान के लिए बसें चलती है। तो आप कोशिश ये करें कि सबसे अव्वल वक्त में, यानी आपके वहाँ पहुँचते ही सबसे पहली जो निकलने वाली बस है वो कौन सी है, इसलिए कि तेहरान बॉर्डर तक पहुँचने में भी बस को 24 घंटे लगते हैं। यानी ईरान बॉर्डर क्रॉस करके तेहरान तक पहुँचने के लिए भी, इसलिए कि तेहरान करीब में नहीं है, पूरा मुल्क क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जाना है, और वहाँ जाने के बाद में फिर आपको ये पूरा सफ़र करना है। तो इसके लिए हत्तल इम्कान कोशिश ये करे कि लाहौर से आपको जल्दी से जल्दी ऐसी बस मिले जो डायरेक्ट तेहरान जाने वाली हो। इसलिए कि अब आगे की जो हमने मालूमात हासिल की है उसमें ये पता चला है कि ईरान जो है वो मुसलमानों को ज़ियारत का वीज़ा देता है। उसके भी 2 टाइप के वीज़ा होते हैं। वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा सबके लिए है, जो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो सबके लिए है, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जो अदर लोग हैं उनके लिए वो वीज़ा कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये में आता है। लेकिन अगर आप साहिब ईमान हैं और ज़ियारत का वीज़ा अगर ले रहे हैं तो वो वीज़ा आपको सिर्फ़ 800 रुपये में मिलता है, और वो एकदम आसानी के साथ में मिल जाता है। वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन के अलावा अगर आप उनकी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाकर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी रहा पाकिस्तान के वीज़ा के फ़ीस का मसला, तो पाकिस्तानी एम्बेसी इंडियंस से वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं लेती है। उनके लिए सबसे बड़ी शर्त यही होती है आपके डॉक्यूमेंट सही और प्रॉपर होना चाहिए, और उनके दिल पर है वो आपको वीज़ा दे या ना दे। बाकी फ़ीस वीस का कुछ मसला नहीं है। मेरे ख़्याल से कुछ 15 रुपये उनकी फ़ीस है, जो हमारे इंडिया में एक चाय के कप से भी कम है। बहरहाल, तो आप जो है जैसे ही लाहौर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद में आप डायरेक्ट जो है बस में सवार होकर, जो ज़ियारत की बस है जो वहां से रोज़ाना चलते रहती है कई बसें, और उसके ज़रिए से आप निकल जाते हैं तेहरान के लिए। तो वो 1 वे हाईवे बना हुआ है, वो आपको डायरेक्ट जो है तफ्तान का जो बॉर्डर है, तफ्तान पाकिस्तान और ईरान दोनों के बीच में ये बॉर्डर है, उसी बॉर्डर को तफ्तान बॉर्डर कहा जाता है। तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए से आपकी एंट्री हो चुकी है ईरान के अंदर। अब आप जैसे ही तेहरान में पहुंचोगे, तो मैंने इससे पहले भी बताया था, क्योंकि मेन मसला तो पाकिस्तान को पार करने का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार कर दिए। 72 घंटों के अंदर अंदर आप एग्ज़िट हो गए, आपके पासपोर्ट के ऊपर वहाँ का एग्ज़िट का स्टैंप लग गया। अब आप ईरान में हो। अब ज़ियारत का जो वीज़ा आपको मिला हुआ है वो तकरीबन 1 महीने का रहेगा। अब उस 1 महीने का जो वीज़ा है, अब आप तो 1 महीना रुकने वाले नहीं हो, लेकिन अब जब आप ईरान में पहुंच ही गए हो, तो ईरान के अंदर अब आपके पास में बेहतरीन मौका है कि वहाँ पर जो तारीख़ी मकामात है, वहाँ पर मशहद है, वहाँ पर शिराज़ है। तेहरान के अंदर जो है बड़े बड़े तारीख़ी मकामात है। अल्लामा रूमी जो थे उनका मज़ार भी ईरान के अंदर है। उनके अलावा हमारे ये जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो मकाम पैदाइश है संजर, वो भी ईरान के अंदर है। इसी तरीक़े से सैयदना अब्दुल क़ादिर गैलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो शहर है गैलान, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप जहाँ जाना चाहते हो। तो उस मुद्दत के दरमियान में जब आप ईरान पहुँच ही गए हो, तो 2-5 रोज़ आप ईरान के अंदर की भी ज़ियारतें कर सकते हो। और उसके बाद में अब आपको तेहरान से डायरेक्ट बस मिलेंगी बगदाद के लिए, यानी आपको ख़ुद से बॉर्डर पे जाने की और वहाँ से नई बस लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपके पास में इराक़ का वीज़ा है तो आपको तेहरान से डायरेक्ट बगदाद के लिए बस मिल जाएगी। अब चूँकि आपके पास में, मैंने पहले ही कहा हूँ कि सारे वीज़ाज़ आप इंडिया से लेकर जाइए, पाकिस्तान का भी वीज़ा, ईरान का भी वीज़ा, इराक़ का भी वीज़ा। और इराक़ का जो वीज़ा है, मुसलमानों को ज़ियारत का वीज़ा मिलता है इराक़ का बहुत आसानी के साथ में, तो ज़ियारत का ही वीज़ा आप लीजिए। अब इराक़ जब आप पहुंच जाते हैं तो माशाअल्लाह इराक़ जो है वो तो सरज़मीन सहाबा है और वहाँ पे बड़े बड़े अल्लाह वाले आराम फरमा रहे हैं। तो इराक़ के अंदर भी अगर आप डायरेक्ट बगदाद जाते हैं तो बगदाद के अंदर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो आराम फरमा रहे हैं। और फिर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो भी बगदाद के अंदर आराम फरमा रहे हैं। इसी तरीक़े से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले और सहाबा इकराम की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके मज़ारात आज भी बगदाद के अंदर मौजूद हैं। तो आप बगदाद के अंदर वो सारी ज़ियारतें कर सकते हैं। और अगर आपके पास में फ़ुर्सत का वक्त है तो फिर आप वहाँ से करबला भी जा सकते हैं, वहाँ से जो है आप कूफ़ा भी जा सकते हैं, बसरा भी जा सकते हैं जहाँ पे हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू उनका मज़ार है। तो इस तरीक़े से आपकी इराक़ की जो ज़ियारतें हैं वो भी हो जाएंगी। और फिर इराक़ की ज़ियारतें करने के बाद बगदाद से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी मक्कतुल मुकर्रमा के लिए या जिद्दा के लिए। उस बस के ज़रिए से अब आप डायरेक्ट जो है मक्कतुल मुकर्रमा या जिद्दा के लिए सफ़र कर सकते हो। तो इस तरतीब से अगर आप सफ़र करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ में ये आपका बस के ज़रिए से जो है हज का सफ़र हो जाएगा। अब रही बात उन लोगों के सवाल की जिन लोगों ने ये सवाल किया था कि हम जो है अपनी ख़ुद की गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं। देखो, अपनी गाड़ी ले जाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास में इंटरनेशनल परमिट होना चाहिए। तो वो इंटरनेशनल परमिट बहुत आसान है, सिंपल है। जो आपका लाइसेंस है इंडिया का, उसी लाइसेंस के बेस पर अगर आप आरटीओ में जाके अप्लाई करते हैं तो आरटीओ वाले आपको एक परमिट बना कर देते हैं। वो कोई अलग से लाइसेंस नहीं होता है, सिर्फ़ एक परमिट होता है कि आप किसी और मुल्क में भी गाड़ी चला सकते हैं। तो जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उनकी ज़ुबान में वो लिखा हुआ होता है ताकि वो मुल्क वाले ये वेरीफाई कर सके कि आपके मुल्क ने आपको ड्राइविंग का लाइसेंस दिया हुआ है। वो कोई इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं होता है, सिर्फ़ एक परमिट होता है। वो आपने अपने यहाँ के आरटीओ से ले लिए। अब जो गाड़ी आप लेकर जाने वाले हैं उस गाड़ी के सारे पेपर्स होना चाहिए, उसके सारे इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह मिलाकर, और वो भी इंटरनेशनल इंश्योरेंस। वो सारे इंश्योरेंस के अलावा जितने लोग सफ़र करने वाले हैं उनके भी मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और उसके अलावा आपने अपने आरटीओ ऑफिस से एक परमिशन लेटर भी लेना चाहिए कि भाई हम हमारी गाड़ी वो इंडिया के बाहर किसी और मुल्क में ले जा सकते हैं। तो वो एक लेटर आपको देते हैं ताकि उससे ये कंफर्म हो सके कि ये गाड़ी आपकी चोरी की नहीं है बल्कि आपके ख़ुद के मिल्कियत की है। तो ये सारे पेपर अगर आपके पास में हैं तो आप अपनी गाड़ी लेकर दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीक़े से आप गाड़ी से भी सफ़र कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कुछ लोगों ने जो ये कहा कि अगर किसी पे हज फ़र्ज़ ही नहीं है, अरे भाई आज के ज़माने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतना माल अता फ़रमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मुसलमान वो आसानी के साथ अगर बस के ज़रिए से सफ़र करना चाहे तो मैं समझता हूँ वो 1 लाख रुपये के अंदर आसानी के साथ में हज का सफ़र बाय रोड करके आ सकता है। मैं तो 50,000 रुपये कहने वाला था, लेकिन चूँकि उस आदमी को मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ दिन रुकना है, उसके बाद मदीना की भी ज़ियारतें करना है, फिर मदीना से वापस आना है, तो ये जाने आने का अगर पूरा हम अप्रॉक्सीमेटली अंडर 1 लाख रुपीज़ भी अगर गिनते हैं या शुमार करते हैं तो आसानी के साथ, आज तो उम्रा तो हर आदमी कर ही रहा है उतने ही रकम के अंदर, तो अगर उतने में ही किसी का हज हो रहा है तो उसमें हरज क्या है। इसलिए कि वीज़ा के तो ख़र्चे लगने वाले नहीं हैं। 800-500 रुपये में वीज़ा मिल रहा है, पाकिस्तान का वीज़ा तो फ्री में है।
अब मेन जो ख़र्च है वो हज के वीज़ा का ख़र्च है, और जाने आने की जो ट्रैवलिंग है उसका भी कुछ इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। बहरहाल तो आसानी के साथ में एक आदमी इस तरीक़े से हज कर सकता है। अब अगर किसी को वाया पाकिस्तान हज का वीज़ा नहीं, वो हज अपने ट्रांज़िट वीज़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है, नहीं देती है, तो इंशाअल्लाह हम आपको एक दूसरा रूट बताएंगे। उस रूट से किस तरीक़े से वाया बाय रोड हज का सफ़र आसानी के साथ में किया जा सकता है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है आप नीचे कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह हम अपना जो अगला सबक रहेगा उसमें उसको रिकवर कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।